नमस्कार साथियों, आज हम जो अजमेर, जयपुर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल कर रहे हैं। आज का अपना प्रश्न है NiFe यानी निकिल आयरन शेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यानी निकिल आयरन शेल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला जाता है? तो इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH डाला जाता है निकिल आयरन शेल के अंदर। ऑप्शन देखो, तनु एस्टोसोफोर यानी तनु गंधक अम्ल नहीं, तनु KOH यानी तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सही है, तनु NaOH नहीं, HCl भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो डाला जाता है ये जो निकिल आयरन शेल है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी KOH। अगला क्वेश्चन है, एक CRO की एक्स प्लेट किसके द्वारा संचित की जाती है? यानी CRO की जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो प्लेट्स होती है, इसके अंदर जो वेव फॉर्म है वो किस प्रकार के सिग्नल दिए जाते हैं? तो इसके अंदर शॉटूथ वेव फॉर्म प्रकार के सिग्नल दिए जाते हैं। यानी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एम्पलीफायर होते हैं, इसके द्वारा जो शॉटूथ पर वेव प्रकार की उत्पन्न की जाती है वेव फॉर्म, तो यानी उसको शॉटूथ प्रकार की वेव फॉर्म प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन देखो, शॉटूथ वेव सही है, स्क्वायर वेव नहीं, साइनोसॉइडल वेव नहीं, ट्रायंगुलर वेव नहीं, या तो ए या बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शॉटूथ वेव प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? यानी जो दे रखे इनमें से कौन सी जो लाइट इंडिमेटिंग डायोड है वो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन देखो, इंफ्रारेड एलईडी सही है, लेजर लाइट एलईडी नहीं, वेक्युलर एलईडी ये भी नहीं, फास्फोर आधारित एलईडी ये भी नहीं, ट्राइकलर एलईडी ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड एलईडी। यानी इंफ्रारेड एलईडी है वो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है? यानी यूनिवर्सल बायस किसे कहते हैं? देखो, बायसिंग के आधार पर हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है नियत बायस विधि या आधार बायस उत्सर्जक विधि, यानी एक नियत बायस विधि, ऐसे आधार बायस उत्सर्जक विधि भी कहते हैं। दूसरा होता है कलेक्टर से बेस बायस या वोल्टेज विभाजक बायस भी हम कहते हैं, और इसे हम जो सार्वभौमिक है या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल बायस विधि भी कहते हैं। और कई बार इसको नेगेटिव फीडबैक बायसिंग विधि भी कहते हैं। किसको? कलेक्टर से बेस बायस या वोल्टेज विभाजक बायस विधि को। तो इसमें यही पूछा है कि यूनिवर्सल बायस यानी सार्वत्रिक या सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बायस कौन सा है? कलेक्टर से बेस बायस लिखा होता तो भी सही है, और या वोल्टेज विभाजक बायस तो भी सही है। इसके अलावा होता है सेल्फ बायस या एमीटर बायस या एमीटर फॉलोअर। तीसरा है कौन सा हो गया? सेल्फ बायस या एमीटर बायस या एमीटर फॉलोअर विधि भी हम कहते हैं। तो यूनिवर्सल बायस किसे कहेंगे? कलेक्टर से बेस बायस या वोल्टेज विभाजक विधि को। तो अब ऑप्शन देखो, एमीटर बायस नहीं, एमीटर बायस नहीं होगा, बेस बायस नहीं होगा, कलेक्टर बायस नहीं होगा। यदि कलेक्टर से बेस बायस दिया होता तो सही होता। वोल्टेज डिवाइडर बायस सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी वोल्टेज डिवाइडर यानी वोल्टेज विभाजक बायस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? यानी जो अर्धचालक है इसमें चालकीय अशुद्धि मिलाने, यानी जो चतुर्संयोजी तत्व है जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन है, इसमें त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाई जाती है। तो ये कह रहा है कि पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए त्रिसंयोजी तत्व जैसे कि इंडियम है, गैलियम है, बोरोन है या एल्यूमिनियम है, इनका अशुद्धि मिलाई जाती है पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए। एन प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए पंचसंयोजी तत्व जैसे कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है या फास्फोरस है, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इसमें पी प्रकार का है तो त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी कौन सा होगा? देखो, इंडियम है, गैलियम है, बोरान है या एल्यूमिनियम ये है। तो देखो, आर्सेनिक आर्सेनिक पंचसंयोजी है, एंटीमनी ये भी पंचसंयोजी है, कैडमियम नहीं, फास्फोरस फास्फोरस भी पंचसंयोजी हो गया, इंडियम सही है, इंडियम त्रिसंयोजी तत्व है। यानी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियम। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होते हैं? यानी ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होता है? पॉली एक्सक्लूजन सिद्धांत का। तो ऑप्शन देखो, क्या ओम का नियम नहीं, बोहर का सिद्धांत नहीं,
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं, पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत सही है ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एपीटी में लगभग कितने वोल्टेज ऑफसेट होते हैं? एपीटी में जो लगभग 0 वोल्ट ऑफसेट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। इसमें ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, 0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, मेगर में करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है? यानी जो करंट कॉइल होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो करंट कॉइल की संख्या मेगर के अंदर एक होती है, और एक प्रेशर कॉइल भी एक ही होती है। यानी एक तो प्रेशर कॉइल होती है और एक करंट कॉइल होती है। तो करंट कॉइल की संख्या एक होती है, प्रेशर कॉइल की संख्या भी एक ही होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि करंट कॉइल की संख्या क्या होगी? एक होगी। तो राइट आंसर हो गया ए, एक। यदि अगला क्वेश्चन है, यदि एक ओमोमीटर जिसमें रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वहीं रहती है, तो कैपेसिटर कैसा होगा? यानी एक ओम मीटर द्वारा कैपेसिटर की जांच कर रहे हैं। यानी मान लो कोई संधारित्र है और इसकी जांच ओम मीटर द्वारा कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ओम मीटर से एक कैपेसिटर की जांच कर रहे हैं, और कैपेसिटर की जांच करते समय यानी जो इनके दोनों संयोजक यहाँ लगाते हैं तो पाठ्यांक शून्य हो जाता है, तुरंत शून्य पर चली जाती है, तो कैपेसिटर कैसा होगा? यानी इसका मीटर का जो पाठ्यांक है वो शून्य हो जाएगा। जो इनको जोड़ेंगे तो इसका पाठ्यांक शून्य हो जाएगा। शून्य का से क्या है? इसका रेजिस्टेंस शून्य हो रहा है। इसका से क्या होगा कि यह लघु पतित है, क्योंकि लघु पतित अवस्था में वो मीटर का पाठ्यांक शून्य होगा। यदि ये ओपन होता तो अनंत रहता, और यदि ये सही कंडीशन में है, सही कंडीशन में है, तो क्या होता कि स्टार्टिंग के अंदर तो रहता शून्य से अनंत की ओर रहता, यानी स्टार्टिंग में शून्य और बाद में अनंत की, धीरे धीरे अनंत की तरफ जाता। तो इसका अर्थ क्या होता कि यह कैपेसिटर सही कंडीशन में है। तो तीन अवस्थाएं बनती है। यदि यह लघु पतित है तो शून्य रीडिंग दर्शाएगा, यदि ओपन सर्किट है तो अनंत दर्शाएगा, और यदि यह शून्य से धीरे धीरे अनंत की ओर आ रहा है तो कैपेसिटर सही कंडीशन में है। तो अब ऑप्शन देखो इसमें क्या होगा? कैपेसिटर लीकेज है? नहीं। खुला पथ है? नहीं। खुला पथ में तो अनंत प्रतिरोध दर्शाता, शून्य नहीं दर्शाता। लघु पथ है? सही है, अच्छी हालत में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लघु पथ है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ की प्राथमिकता दी जाती है? जो मापक यंत्र है इसके अंदर जो नियंत्रण स्प्रिंग लगाई जाती है, ये किसकी बनाई जाती है? फास्फोर ब्रॉन्ज धातु की बनाई जाती है, यानी फास्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। तो ऑप्शन देखो, सिलिकॉन ब्रॉन्ज नहीं, फास्फोर ब्रॉन्ज सही है, जर्मन सिल्वर नहीं, प्लेटिनम सिल्वर नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, फास्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में चुटपुटा ह्रास को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? यानी डीसी मोटर है, इसके अंदर चुटपुट ह्रास मापने के लिए रनिंग डाउन टेस्ट, या जिसे हम रिटॉर्डेशन यानी मंदता परीक्षण कहते हैं, किया जाता है। मंदता परीक्षण क्या होता है कि डीसी मशीन जैसे कि जनरेटर है या मोटर है, जो संट है या कंपाउंड है, इनके अंदर जो स्थिर हानि जैसे कि यांत्रिक हानि है या लो हानि है आदि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इसे हम मंदता परीक्षण यानी रिटॉर्डेशन परीक्षण या रनिंग डाउन परीक्षण हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चुटपुट ह्रास मापने के लिए रनिंग डाउन या रिटॉर्डेशन जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया रनिंग डाउन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, रनिंग डाउन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन पर निम्न में से कौन से परीक्षण में कम से कम 2 मशीन की आवश्यकता होती है? यानी डीसी मशीन में किस प्रकार के परीक्षण में कम से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है? अब 2 शब्द आ जाए, चाहे ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है तो बैक टू बैक परीक्षण, मशीन 2 है तो भी बैक टू बैक परीक्षण, या नहीं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक टू बैक परीक्षण। तो इसे हॉपकिंस परीक्षण भी कहते हैं, या रीजनरेटिव परीक्षण भी कहते हैं, या हीट रन टेस्ट भी कहते हैं, या बैक टू बैक परीक्षण भी कह सकते हैं। यानी एक ही है, यानी बैक टू बैक परीक्षण का हो, चाहे हॉपकिंस परीक्षण का हो, या रीजनरेटिव परीक्षण का हो, या हीट रन परीक्षण का हो, ये सभी एक ही है। तो इसके द्वारा यानी जो पूर्ण भार पर डीसी मशीन की दक्षता ज्ञात करने की विधि होती है ये बैक टू बैक परीक्षण। 2 मशीन होती है नियत फ्लक्स वाली, यानी जैसे कि शंट या यौगिक मोटर या जनरेटर एमपी सेट होता है, यानी एक तो मोटर और एक जनरेटर का सेट होता है। तो इसके द्वारा ये परीक्षण किया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? बैक टू बैक परीक्षण।
तो राइट आंसर हो गया डी, बैक टू बैक फ्रिक्शन है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की पूर्ण भार गति 1000 आरपीएम और गति विनियमन 90% है, तो शून्य भार गति क्या होगी? यानी क्या कह रहा है, कोई डीसी मोटर है जिसका गति रेगुलेशन एनआर बराबर है 90%, 90% है, और पूर्ण भार गति यानी फुल लोड गति है 1000 आरपीएम, तो नो लोड गति क्या होगी ज्ञात करनी है। तो अपना सूत्र क्या है, देखो गति रेगुलेशन एनआर प्रतिशत में दे रखा है, तो एनआर इन परसेंट बराबर क्या हो जाएगा कि गति रेगुलेशन बराबर होगा नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बट्टा फुल लोड गति इनटू 100। एनआर का क्या मान दे रखा है 90%, तो 90 बराबर नो लोड गति ज्ञात करनी है, तो गति है नो लोड माइनस फुल लोड गति कितनी है 1000 आरपीएम बट्टा फुल लोड गति कितनी है 1000 इंटू 100। अब देखो ये 1000 इधर आएगा, तो 90 इंटू 1000, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा बट्टा 100 बराबर क्या हो जाएगा नो लोड गति माइनस 1000, 0 से 0 इसको गुणा किया कितना हो गया 9 को 10, 90 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 900। अब ये है इधर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1000 बराबर हो गया नो लोड गति। 900 प्लस 1000 यानी नो लोड गति बराबर क्या हो जाएगा 900 और 1000 1900 आरपीएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1900 आरपीएम। किस ऑप्शन में देखो, ई ऑप्शन में देखो, तो इसकी जो बिना भार गति है नो लोड गति है वो क्या हो जाएगी 1900 आरपीएम, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नम मलिन वातावरण में मोटर के लिए किस प्रकार के एनक्लोजर प्रयुक्त किए जाते हैं? यानी नम है यानी जहाँ नमी है या गंदी जगह है वहां पर मोटर के जो एनक्लोजर है वो किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं? संपूर्ण एनक्लोज्ड प्रकार के फैन कूल्ड यानी पंखे से, यानी उसको जो कूलिंग के लिए जो फैन लगाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो टोटली एनक्लोज्ड प्रकार के फैन कूल्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो किसमें देखो डी ऑप्शन देखो, तो राइट आंसर हो गया डी, यानी संपूर्ण एनक्लोज्ड प्रकार के फैन कूल्ड यानी टोटली एनक्लोज्ड फुल फैन कूल्ड, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है? यानी एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर का लाभ क्या है? यानी डीसी मोटर ज्यादा पसंद एसी की अपेक्षा डीसी क्यों, किस उपयोग में ज्यादा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन देखो, हाई स्पीड ऑपरेशन, इस यानी क्या कह रहा है कि इसका जो प्रचलन है वो उच्च गति पर होता है, एसी का भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है। लो स्पीड ऑपरेशन, ये कह रहा है कि इसकी निम्न गति पर ये प्रचलित होती है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, डीसी एसी मोटर भी निम्न गति पर प्रचलित हो सकती है। फिक्स स्पीड ऑपरेशन, ये कह रहा है कि नियत गति पर डीसी मोटर प्रचलित होती है इसलिए पसंद करते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है, एसी मोटर भी नियत गति पर प्रचलित हो सकती है। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, यानी इसकी गति वेरिएबल परिवर्तित कर सकते हैं, सही है, क्योंकि डीसी मोटर की गति सरलता से परिवर्तित कर सकते हैं। किस प्रकार से? या तो फ्लक्स को कंट्रोल करके और या जो वेग ईएमएफ है इसको कंट्रोल करके हम कर सकते हैं। जब एसी मोटर की गति कंट्रोल करना बहुत कठिन कार्य होता है, या तो पोलों की संख्या को कम परिवर्तित करते हैं या फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही असंभव हो जाते हैं, यानी वेरिएबल गति प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। तो ये सही है इसका, यानी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन सही होगा। इनमें क्या है बी और सी दोनों, तो ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया डी, कि वेरिएबल स्पीड प्रचलन के कारण इसको डीसी मोटर को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी जहां पर वेरिएबल गति की आवश्यकता होती है वहां पर डीसी मोटर प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर स्टार्टर को 9 वोल्ट रिलीज कॉइल किसके साथ श्रेणी में जुड़ा होता है? यानी डीसी शंट मोटर स्टार्टर, यानी शंट मोटर स्टार्टर में कौन से लेते हैं? 3 बिंदु स्टार्टर के बारे में पूछ रहा है। यदि इसमें ये दे देता कि वेरिएबल गति के साथ डीसी शंट मोटर स्टार्टर,
तो वेरिएबल गति के साथ होता तो 4 बिंदु स्टार्टर काम में लेते। डीसी डायरेक्ट दे रखा है कि डीसी शंट मोटर स्टार्टर है, तो इसका से हो गया कि 3 बिंदु स्टार्टर, और 3 बिंदु स्टार्टर में जो एनवीसी होती है वो फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। किसमें देखो? ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में देखो, फील्ड वाइंडिंग। तो राइट आंसर हो गया फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है एनवीसी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या करता है? यानी स्टेटर और आर्मेचर है, इनके बीच जो छोटा सा एयर गैप रखा जाता है, उसके बीच में जो जगह रखी जाती है खाली, वो क्या करता है? वो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। ऑप्शन देखो, शोर को कम करता है, नहीं अधिक वेंटिलेशन देता है, नहीं हंटिंग को दबा देता है, नहीं मजबूत चुंबकीय क्षेत्र देता है, सही है, हाई स्पीड ऑपरेशन की सुविधा देता है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी एक डीसी मोटर में टर्मिनल पोलैरिटी को किसके ब्रेकिंग के दौरान उलट कर दिया जाता है? यानी टर्मिनल की ध्रुवता विपरीत कर रहे हैं। ब्रेकिंग, किस ब्रेकिंग में टर्मिनल की ध्रुवता विपरीत करेंगे? तो ब्रेकिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रीजनरेटिव यानी पुनर्योजी ब्रेकिंग, एक होता है डायनेमिक ब्रेकिंग और एक होता है प्लिंगिंग ब्रेकिंग। पुनर्योजी जो ब्रेकिंग है यानी रीजनरेटिव है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है की आपूर्ति के द्वारा ब्रेकिंग किया जाता है। जबकि डायनेमिक ब्रेकिंग है, इसके अंदर आर्म के घूमने से ब्रेकिंग होती है। जबकि ब्लैंकिंग के अंदर क्या होती है कि इसकी ध्रुवता को विपरीत करके ब्रेकिंग किया जाता है। इसमें ध्रुवता को विपरीत करके ब्रेकिंग करने की विधि पूछी है, तो प्लिंगिंग होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लिंगिंग, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी डीसी मोटर का ब्रेक ईएमएफ अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? यदि डीसी मोटर है और उसका ब्रेक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए, तो वो आर्मेचर है वो अत्यधिक धारा लेगा, फलस्वरूप आर्मेचर जल जाएगा। यानी बहुत ज्यादा धारा का मान बढ़ जाएगा, फलस्वरूप आर्मेचर जल जाएगा। अब ऑप्शन देखो, मोटर हीटिंग करने लगेगा यानी कंपन करने लगेगा, नहीं, मोटर अचानक रुक जाएगा, मोटर की रफ्तार बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर प्रवाहित होगा, सही है, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लघुपथ सर्किट यानी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो आर्मेचर से प्रवाहित होगा, फलस्वरूप आर्मेचर है वो गर्म होकर जल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि है? देखो, थायरिस्टर सही है, ट्रांजिस्टर नहीं, थर्मिस्टर नहीं, डायोड नहीं, रेक्टिफायर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, थायरिस्टर यानी एसीआर कंट्रोल विधि द्वारा हम डीसी मोटर की गति नियंत्रित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, थायरिस्टर। अगला क्वेश्चन है, नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए किसका इस्तेमाल करना बेहतर होगा? यानी जो दे रखे इनमें से कौन सा नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए? ऑप्शन देखो, लिंकिंग, डिजेनरेटिव ब्रेकिंग, जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग, सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग, सेल्फ एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से होगा कि सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग एंड डायनेमिक ब्रेकिंग का प्रयोग इसमें करेंगे। तो राइट आंसर हो गया डी, सब उत्तेजना के साथ डायनेमिक सेपरेट एक्साइटेशन यानी पृथक उत्तेजना के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर श्रेणी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की मदद करता है, तो ऐसा जनरेटर कौन सा होगा? यानी वह वाइंडिंग जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग के फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के हैं, यानी वह जनरेटर जिसके अंदर सीरीज और शंट दोनों जो वाइंडिंग है उनके फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव के हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह संचयी यौगिक जनरेटर कहलाता है, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। और यदि इनकी दिशा एक दूसरे की विपरीत होती तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, यानी विभेदीय यौगिक जनरेटर कहलाता। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है? ऑप्शन देखो, स्टेटर सर्किट में प्रतिरोध डालता है, नहीं डालता है, यानी ये तो स्टेटर सर्किट में प्रतिरोध नहीं डालता है। यदि ये डीसी मोटर स्टार्टर के बारे में पूछ लेता तो जरूर हम कह सकते कि आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डालता है, तो ये नहीं होगा। रोटर सर्किट में प्रतिरोध डालता है, रोटर सर्किट
स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रतिरोध नहीं डालता है, वो जो सेल्फ रिंग मोटर स्टार्टर होता है वो जरूर रोटर सर्किट में प्रतिरोध डालता है। अगला है मोटर के घूमने की दिशा बदलता है, नहीं ये घूमने की दिशा नहीं बदलता है। अगला क्या है, शुरू होने के समय स्टार्टर कम वोल्टेज लगाता है, सही है ये, यानी स्टार्टिंग में ये स्टार में जोड़ देता है कनेक्शन ताकि उसको फेज वोल्टेज मिलते हैं कुंडलन को, और संयोजन परिवर्तित करने पर यानी वो डेल्टा में परिवर्तित करता है मोटर को, तो लाइन वोल्टेज प्रदान करता है, तो ये वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, यानी स्टार्टिंग में कम वोल्टेज लगाता है, सही है। अगला क्या है, सी और डी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से होगा कि शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नो लोड की स्थिति में प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर लगभग क्या होता है, यानी बिना भार की स्थिति में मोटर बिना भार पर चल रही है तो इसका शक्ति गुणांक बहुत कम 0.15 के आसपास, यानी 0.1 से 0.2 के बीच लगभग होता है, लेगिंग होता है, तो 0.15 लेगिंग होगा, पश्चगामी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर के लिए स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, यानी प्रेरण मोटर के जो स्लिप रिंग होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रेरण मोटर के जो स्लिप रिंग होते हैं वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज धातु के बने होते हैं, तो देखो किसमें, ए में क्या, एल्यूमिनियम नहीं, कार्बन नहीं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज सही है, कोबाल्ट स्टील नहीं, तांबर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, फॉस्फोर ब्रॉन्ज धातु के बने होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।